Hello friends, today we are going to do a heart-touching poem Another Woman composed by a poetess and documentary filmmaker Imtiaz Dharkar. Friends, let's start. Another Woman composed by Imtiaz Dharkar. Before reading poem, we should know about the poetess in brief. इम्तियाज़ ढारकर पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश पोएटिस है। तो इम्तियाज़ ढारकर कौन है? पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश पोएटिस हैं। ये फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, पोएटिस और आर्टिस्ट भी हैं। इनकी फेमस पोएट्री है पर्दा, जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम गॉड in 1997. Next, poetry I Speak for the Devil in 2001. Next poem, The Terrorist at My Table, which was published in 2006. Her next work, Leaving Fingerprints, in 2009. And next work, Over the Moon, which was published in 2014. In her poetry, especially in the present poem, the poetess expressed feminism clearly. Expression of feminism clearly देखा जा सकता है कि इन्होंने फेमिनिज्म की फीलिंग को, एक्सप्रेशन को कैसे बखूबी एक्सप्रेस किया है। Now let's know about the poem. What's the theme of the poem? Depicts social evil dowry system and its fatal effect. पोएटिस ने सोशल एविल डाउरी सिस्टम और इसके फैटल यानी घातक प्रभाव के बारे में बताया है। सेकेंड थिंग इन दिस पोएम, एक्सप्लॉइटेशन of married women within the four walls. चार दीवारी के भीतर मैरिड वीमेन के शोषण को भी बताया गया है। नेक्स्ट थिंग इन दिस पोएम, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ मेनी इंडियन ब्राइड्स। इस पोएम में मैरिड वीमेन के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और जटिल स्थिति के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट थिंग इन दिस पोएम, अबाउट फाइनेंशियल ऑप्रेस्ड वीमेन। आर्थिक रूप से भी वीमेन को कितना दबाया जाता है, महिलाओं को कितना दबाया जाता है, ये भी हम क्लियरली देख सकते हैं इस पोएम में। नेक्स्ट एंड लास्ट, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। वीमेन के साथ हो रही हिंसा का रियल डिस्क्रिप्शन है। तो फ्रेंड्स, पोएम को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द पोएम। अनदर वुमन, एक और स्त्री, दूसरी स्त्री। इन दिस स्टैंजा, पोएटिस हैज डिपिक्टेड द डेली रूटीन ऑफ अ वुमन, कि महिलाओं की रूटीन कैसे शुरू होती है, भारतीय स्त्रियों की रूटीन कैसे शुरू होती है, दिनचर्या कैसे शुरू होती है। फर्स्ट लाइन है, दिस मॉर्निंग शी बॉट ग्रीन मेथी। इस सुबह वह मार्केट से ग्रीन मेथी खरीद कर लाई। ग्रीन मेथी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीव्स की वेजिटेबल होती है। सेकेंड, और कहाँ से लाई? मैंने बताया कि इस सुबह वह ग्रीन मेथी मार्केट से खरीद कर लाई। चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, सबसे फ्रेश बंच को चूज करके लेकर आई। यहाँ पोएटिस ने फेमिनिज्म टेंडेंसी को पोर्ट्रेट किया है कि किस तरह फीमेल फ्रेश वेजिटेबल को चूज करके ही अपने घर के लिए लाती है। सेम एक्टिविटी इस पोएम में डिस्क्राइब की गई वुमन भी करती है। थर्ड लाइन, picked up a white radish
इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक। उसने एक वाइट रेडिश उठाया और इमेजिन किया। किस चीज़ को इमेजिन किया? वाइट रेडिश हाथ में लेकर। द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ। जब उस रेडिश को वह खाएगी तो कैसे क्रंच साउंड क्रिएट होगा। द स्वीट शार्प टेस्ट। और स्वीट शार्प टेस्ट को भी अपने दांतों के नीचे उसने फील किया, इमेजिन किया। इनफैक्ट वह इन्हें खरीद नहीं सकती है, इसलिए उसने सिर्फ इसके टेस्ट को महसूस किया, क्योंकि रेडिश जैसी वेजिटेबल अपने डिजायर से खरीदना उसके लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा वेगेंस होगा। आगे लाइंस में दिया भी गया है कि ये अतिरिक्त खर्च होगा। ऐसा लगेगा कि उसने अपने आप पर व्यर्थ में पैसे खर्च किया। दिस विल बी द ओपिनियन ऑफ हर इन लॉज फैमिलीज मेंबर। ऐसा उसके इन लॉज की फैमिली के मेंबर का ओपिनियन होगा। इसलिए उसने क्या किया? थिंकिंग इट एन एक्स्ट्रा वेगेंस देन पुट इट असाइड। ये भी है इसमें। तब उसने इसे अलग रख दिया, यानी जहाँ से पिक किया था उस रेडिश को वहीं पर रख दिया एक साइड। थिंकिंग इट, ऐसा सोचते हुए, एन एक्स्ट्रा वेगेंस, कि ये केवल फिजूल खर्च होगा। मीन्स अपने लिए रेडिश खरीदना उसे फिजूल खर्च लगा। ये पंक्ति शो करती है कि उसे अपने लिए रेडिश जैसी ऑर्डिनरी चीज़ों को भी खरीदने की आज़ादी नहीं थी। वह अपने पर पैसे खर्च नहीं कर सकती है। काउंटेड हर क्वाइंस आउट केयरफुली। बचे हुए जो भी क्वाइंस थे, सिक्के थे, उन्हें उसने सावधानी पूर्वक गिना, ध्यान से गिना। टाइड देम, उन्हें बांध लिया। अ स्मॉल बंडल, एक छोटी सी पोटली बनाकर बांध लिया। इनटू हर साड़ी एट दी वेस्ट, और अपने कमर में बंधी साड़ी में उसको, उस पोटली को बांध लिया, खोस लिया, जैसे कि कई महिलाएं किया करती हैं। तो ठीक वैसे ही उसने भी उन सिक्कों को ध्यान से गिना और एक छोटी सी पोटली बनाकर बांध लिया और अपने कमर में बंधी साड़ी में खोस लिया, बांध लिया। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। In this stanza, poetess has portrayed the picture of a poor Indian woman who is busy in daily routine work without caring of her mother-in-law's abusing words. तो ये उसकी भी रूटीन थी, जैसे ऑर्डिनरी वुमेंस की होती है। आफ्टर परचेजिंग मेथी शी केम टू होम। मेथी खरीदने के बाद वह घर आई और घर पे उसने कौन सी सिचुएशन को फेस किया, इस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। केम होम, फेस्ड हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स। वह स्त्री बाजार से घर आई और अपनी मदर इन लॉ को के क्रोधित दृष्टि का सामना किया कि कैसे उसकी मदर इन लॉ उस पर नाराज हो रही थी, गुस्सा कर रही थी। टुक द लीव्स एंड चॉप्ड देम। मेथी को उठाया और उन्हें कट कर लिया, उन्हें काट लिया। हर हैंड्स स्टेन्ड येलो फ्रॉम द जूस। मेथी के पत्तों को काटने के कारण उसके हाथों पर पीले धब्बे पड़ गए, पीले निशान पड़ गए। कट एन अनियन फाइन एंड कुक्ड द होल थिंग इन अ पॉट। इन पॉट, उसने एक प्याज काटा और उन सभी वस्तुओं को एक पॉट में डालकर पका लिया। साल्ट एंड क्यूमिन सीड्स थ्रोन इन, और इसमें उसने नमक और क्यूमिन सीड्स यानी जीरा भी डाल दिया। किसमें? जो चॉप्ड मेथी था उसको उसने एक बर्तन में रखकर अनियन, साल्ट और क्यूमिन सीड्स डाल दिया, प्याज, नमक और जीरा डाल दिया। और उस पॉट को कहाँ रख दिया? ओवर द स्टोव, शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट। इन सबको उसने स्टोव पर चढ़ा दिया और अपने चेहरे को स्टोव की आंच की हीटनेस से बचाती हुई अपना काम
करती हुई। शील्डिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग, अपने चेहरे को बचाती हुई। और कहाँ से? फ्रॉम द हीटनेस ऑफ द स्टोव, स्टोव की हीटनेस से अपने चेहरे को बचाती हुई उसने उस पॉट को स्टोव पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट स्टैंजा। In this stanza, Imtiaz Dharkar describes the bitter and harsh reality of Indian women, where they face abuses and curses in place of appreciation. How they are tortured by in-laws for not bringing handsome amount of dowry. For them means for in-laws family मेंबर्स, अगर वो दहेज नहीं लाती हैं तो किस तरह से उन्हें एब्यूज किया जाता है। लेट्स सी द लाइन्स देखते हैं। द यूजुअल वर्ड्स केम एंड बीट देयर विंग्स अगेंस्ट हर। उस स्त्री को अपनी मदर इन लॉ से वही यूजुअल वर्ड सुनने को मिले, मीन्स वही चिर परिचित जाने पहचाने शब्द के रूप में गालियाँ सुनने को मिली। एंड बीट दियर विंग्स अगेंस्ट हर, जिसने उसके उत्साह को समाप्त कर दिया। जो ग्रीन वेजिटेबल लाने का उत्साह था वह समाप्त हो गया। द मनी स्पेंट, और उसे एब्यूजिंग वर्ड्स मदर इन लॉ से क्यों मिले? क्योंकि जो पैसे उसने मेथी खरीदने में खर्च किए थे उसके लिए उसको कोसा गया, जबकि उसने अपने लिए उस मेथी को नहीं खरीदा था बल्कि उस परिवार के सदस्यों के लिए किया था। हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा भी था कि उसकी अपने चॉइस की वेजिटेबल रेडिश थी, जिसके टेस्ट को और स्वीटनेस को उसने सिर्फ फील किया और हाथ में पिक करने के बावजूद भी उसे वहीं पर रख दिया था एक साइड, सिर्फ इसलिए कि वह उसके परिवार के लिए क्या था? फिजूल खर्च था, क्योंकि ये उसकी अपने चॉइस के वेजिटेबल थी, रेडिश थी, जिसे वो जो इसको बहुत पसंद थी। थर्ड लाइन, कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स। उसके माता पिता को भी ढेर सारी यानी बहुत सी गालियाँ दी गई। हु हैड सेंट हर आउट, जिन्होंने इस स्त्री को इस घर में भेज दिया था दूसरों के परिवार में अंधेरा फैलाने के लिए। कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स हु हैड सेंट हर आउट टू डार्कन अदर पीपल्स डोर्स। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स को भी बहुत सी गालियाँ दी गई, उन्हें अब्यूज किया गया, क्योंकि इस स्त्री के पेरेंट्स ने विवाह करके इसे यहाँ पर भेज दिया गया था। तो मदर इन लॉ का कहना था कि उसकी बहू के पेरेंट्स ने इन लोगों को दुखी करने के लिए अपनी बेटी को इस घर में भेज दिया है। हाउ हार्श रियलिटी ऑफ वुमेन्स लाइफ। वुमेन्स लाइफ मीन्स आफ्टर मैरिज वुमेन्स लाइफ, कि मैरिज के बाद वुमेन्स की लाइफ में कितना कुछ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा, शी क्राउच्ड एज यूजुअल ऑन द फ्लोर बिसाइड द स्टोव। शी क्राउच्ड, क्राउड में सिकुड़ कर बैठना, सिमट कर बैठना। एज यूजुअल, पहले की भांति जब भी एब्यूज़ किया जाता था उसको और उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था, तो जैसे वो सिकुड़ कर अपने में सिमट कर बैठ जाती थी, ठीक वह पहले की तरह ही स्टोव के पास फर्श पर सिकुड़ कर बैठ गई। When the man came home, she did not look into his face. When the man came, here man is her husband, man word उसके husband के लिए यूज किया गया है। तो when the man came home, जब उसका husband घर आया, she did not look into his face, उसने अपने husband के चेहरे की ओर नहीं देखा, यानी उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसका हस्बैंड घर आ गया है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो उसके हस्बैंड की तरफ से उसके फेवर में कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर
इस वुमन ने इग्नोर किया अपने हस्बैंड को, बिल्कुल वो न्यूट्रल रही, ना कुछ बोली और ना ही उसकी ओर देखा। लाइन नंबर 5, नेक्स्ट लाइन, नॉर रेज हर हेड बट वेंट हर बैक लिटिल अमोर, और ना ही उसने अपना सिर उठाया, सिर ऊपर भी नहीं किया, और वह पहले से भी अधिक, लिटिल अमोर, वो पहले से भी अधिक अपने सिर को झुकाकर या अपने बैक को झुकाकर बैठ गई। नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक, इस घर में उसे बोलने का कोई भी अधिकार और आज़ादी नहीं थी, अतः वह अपने हस्बैंड के आने के बाद भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देती है उसकी, क्योंकि उसकी लिमिटेशन फिक्स थी। इस बात से वो फेमिलियर थी कि उसका जो राइट है, लिमिट लाइन है, वो फिक्स है, और यहाँ पर बोलने के लिए उसको अधिकार नहीं है, उसके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। यही रीज़न है कि वो एकदम से चुप रही। अपने हस्बैंड के आने के बाद भी उसने कोई मूवमेंट नहीं किया और अपनी फीलिंग्स को, अपने पेन को एक्सप्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएटेस टेल्स द फीलिंग्स ऑफ अ वुमन in whose life there is no ray of hope and happiness. Let's see what's here. She watched the flame hiss up. उस स्त्री ने स्टोव की लौ में यानी लपट में उसको क्या करते हुए देखा? आवाज़ करते हुए। उस स्त्री ने स्टोव की लौ को आवाज़ करते हुए, और कहाँ पर? बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पॉट, उस सस्ते और पुराने बर्तन पर पड़ते हुए वो देखती है, सस्ते और पुराने बर्तन पर पड़ती हुई देखती है, जिस पॉट को उसने स्टोव पर मेथी पकाने के लिए रखा है। अ विंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट हिज ब्लैक एंड चीक, स्टोव की चमकती हुई लौ उस काले बर्तन के ऊपर पड़ते हुए वह चुपचाप देखती है कि कैसे स्टोव की लपट, स्टोव की लौ उस बर्तन पर पड़ रही है। नेक्स्ट लाइन, दिस वॉज द हाउस शी हैड बीन सेंट टू, वह स्त्री सोचती है कि इस घर में उसके माता पिता ने मैरिज करके भेजा है। शी हैड बीन सेंट टू, उसे भेजा गया है, और कहाँ पर भेजा गया है? दिस वॉज द हाउस, इस घर में यही वह घर है जहाँ पर उसे भेजा गया है। द मैन शी हैड बीन बाउंड टू, वह उस आदमी से पूरे जीवन के लिए बंधी हुई थी। जो व्यक्ति अभी अभी घर लौट कर आया था वह उसका हस्बैंड है, और उसके साथ वह पूरी लाइफ के लिए बंधी हुई थी। द फ्यूचर शी हैड बीन बॉर्न इनटू, यही उसका फ्यूचर था जिसमें उसे आने वाले दिन बिताने थे। मीन्स सदा सदा के लिए वह इस रिलेशनशिप में बन गई थी, और अब वह इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती है। दिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ इंडियन वुमन। नेक्स्ट स्टैंजा, इन दिस पोएम the poetess has described, in this stanza the poetess has described cruelty against brides, how brides are burned only for dowry, कैसे सिर्फ दहेज के लिए, दहेज ना लाने के लिए किसी ब्राइड को, किसी दुल्हन को जलाकर मार दिया जाता है। लाइंस देखते हैं। So when the kerosene was thrown, इसलिए जब उस पर केरोसिन डाला गया, उसको जलाने के लिए केरोसिन डाला गया, वह एक क्षण के लिए सरप्राइज्ड हुई। क्या हुई? जस्ट अ मोमेंट ऑफ सरप्राइज, एक क्षण के लिए सरप्राइज हुई। अ ब्रिलियंट स्पार्क, और एक तेज चमक दिखाई दी, यानी यहाँ पर उसे जला दिया गया।
जिसकी लपट दिखाई दे रही है। अपने आप को जलता देखकर वह थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हुई, ये देखकर कि उसके इन-लॉज की फैमिली में उसकी मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड इतने क्रूएल हो सकते हैं कि उसकी लाइफ को भी समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, इट वॉज ओनली द चॉइस दैट शी हैड एवर नोन। अब उसके दुखद जीवन में शायद केवल यही एक विकल्प बचा था, ओनली द चॉइस। अब एक दूसरी स्त्री दहेज के कारण जला दी गई थी। जलती हुई दुल्हन के आग की लपट अंधेरे में खूब चमक रही थी। आगे दिया गया है कि एनदर टॉर्च ब्लेजिंग इन द डार्क। एक दूसरी दुल्हन के आग की लपट, एनदर टॉर्च यानी जो फ्लेम है बर्निंग ब्राइड की, वो कहाँ पर दिखाई दे रही है, खूब चमक रही है अंधेरे में। और ऐसा डार्कनेस है वहाँ, लोगों की सोच का डार्कनेस है कि किसी हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और कोई भी अपनी आवाज़ को इसके अगेंस्ट में उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दूसरी दुल्हन दहेज की भेंट चढ़ गई। Another woman, we shield our faces from the heatness. In these two lines, poetess has criticized to the society where people remain silent on such cases. Another woman, एक और स्त्री दहेज के लिए जला दी गई। We shield our faces, और हमने अपने चेहरे को इस प्रकार की घटनाओं के प्रभाव से क्या कर रखा है, दूर कर रखा है। वी शील्ड आवर फेसेस फ्रॉम द हीटनेस, इस हीटनेस के प्रभाव से हमने अपने आप को दूर कर रखा है, अपने आप को अनजान बनाए रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपनी आँखें बंद कर रखी हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है, जिसमें पोएटेस ने एक बर्निंग इशू, डाउरी सिस्टम के एविल और उसके डेडली इफ़ेक्ट को बखूबी डिस्क्राइब किया है।